गोल्ड स्मगलिंग के पैसे का झगड़ा, ट्रॉली बैग वाली साजिश और कोलकाता में मर्डर, बांग्लादेशी सांसद की हत्या पर बड़े खुलासे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि सांसद अनाउरुल के बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तारुज्मान शाहीन की मुख्य साजिशकर्ता हैं। अनाउरुल के एक और दोस्त अमानुल्लाह अमान की इस हत्या को अंजाम देने में भूमिका रही। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के सांसद अनाउरुल अजीम अनवर की कोलकाता में हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच बंगाल की सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि सांसद के बचपन के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि सांसद अनाउरुल के बचपन का दोस्त एवं बिजनेस पार्टनर अख्तारुज्मान शाहीन की मुख्य साजिशकर्ता हैं। अनाउरुल के एक और दोस्त अमानुल्लाह अमान की इस हत्या को अंजाम देने में भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि सांसद अनाउरुल की हत्या की साजिश रचने के लिए शाहीन कोलकाता गया था। वह कोलकाता में हत्या की योजना को अंतिम रूप देने के बाद बांग्लादेश आ गया। बाद में अमान सहित 6 लोगों ने अनाउरुल की तकिए से मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी। बाद में उनके शव के टुकड़े कर उन्हें ट्रॉली बैग में रखकर अज्ञात जगह पर फेंक दिया गया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिस्कनेक्टन ब्रांच से इस हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। इस मामले में 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अनाउरुल की बेटी मुमतारिन फिरदौस डोरिन ने बुधवार को शेर-ए-बंगला नगर पुलिस थाने में हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया था। उसी समय कोलकाता में भी एक अलग मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही थी, जहां पुलिस ने अनाउरुल के शव के टुकड़ों को ले जा रहे एक कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। जांच के मुताबिक अख्तारुज्मान शाहीन ने कारोबारी रंजिश के चलते सांसद अनाउरुल की हत्या की योजना बनाई थी। शाहीन छेनईदा का रहने वाला है। उसके पास से अमेरिकी की भी नागरिकता है। उसका भाई छेनईदा के कोटचांदपुर म्यूनसिपालिटी का मेयर है। बता दें कि अनाउरुल छेनईदा से ही सांसद थे। शाहीन 30 अप्रैल को अमान और उसकी एक महिला मित्र संलिष्टा रहमान के साथ कोलकाता गया था। उन्होंने कोलकाता में संजीवा गार्डन में एक डुप्लेक्स किराए पर लिया। शाहीन के 2 सहयोगी सियान और जिहाद पहले से ही कोलकाता में थे। उन्होंने साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। शाहीन 10 मई को बांग्लादेश लौट गया। उसने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अमान पर सौंप दी। योजना के मुताबिक अमान ने बांग्लादेश से 2 और हिटमैन कोलकाता बुलाए। फैजल साजी और मुस्ताफिज 11 मई को कोलकाता गए और इस साजिश में शामिल हो गए। इंटेलिजेंस अधिकारी के मुताबिक अमान से मिली जानकारी के अनुसार शाहीन को पहले से ही पता था कि सांसद 12 मई को कोलकाता आएंगे। उसने अमान से हत्या की सभी तैयारी करने को कहा। इन्होंने हत्या के लिए कुछ तेजधार हथियार भी खरीद लिए थे। सांसद अनाउरुल 12 मई को दर्शन बॉर्डर के जरिए कोलकाता गए। वह पहले दिन में अपने दोस्त गोपाल के घर पर रुके। इस बीच हत्यारे ने उन्हें 13 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया। अनाउरुल 13 मई को संजीवा गार्डन में अमान अपार्टमेंट में गया। इस बीच अमान ने अपने साथियों फैजल, मुस्तफिज, सियान और जिहाद के साथ मिलकर उन्हें दबोच लिया। उन्होंने अनाउरुल से शाहीन को पैसे लौटाने को भी कहा। इसी गहमागहमी में उन्होंने तकिए से मुंह दबाकर अनाउरुल की हत्या कर दी। हत्या के बाद अमान ने इसकी जानकारी शाहीन को दी। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अमान से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि शाहीन के कहने के अनुसार ही अनाउरुल के शव के टुकड़े किए गए ताकि उन्हें आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। इसके फिर फ्लैट के पास से एक शॉपिंग मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग और पॉलीथीन खरीदे गए। इन पॉलीथीन बैग और ट्रॉली में शव के टुकड़े को रखा गया। घटना की रात शव के टुकड़ों को फ्लैट में ही रखा गया। इस बीच हत्यारे बाहर से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आए। उसमें फ्लैट से खून के धब्बों को साफ किया। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता पुलिस के पास उस फ्लैट
और आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। इस फुटेज से पता चलता है कि अमान और उसके सहयोगी ट्रॉली बैग और फ्लैट के बाहर रखे सांसद अनाउरुल के जूते लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि शाहीन की महिला मित्र बाहर से पॉलिथीन बैग और ब्लीचिंग पाउडर लेकर आ रही है। हत्या के बाद अमान के कहने पर उसने दो सहयोगी सांसद अनाउरुल के दोनों फोन लेकर अलग अलग दिशाओं में गए ताकि जांचकर्ताओं को संसद की लोकेशन को लेकर भ्रमित किया जा सके। बाद में 17 मई को फैजल और मुस्तफीज बांग्लादेश लौट गए। अमान के मुताबिक अख्तरुज्मान शाहीन सांसद की हत्या के लिए 5 करोड़ टका तक की रकम देने को तैयार था। उसने हत्या से पहले आरोपियों को कुछ पैसे भी दिए थे। वह बाकी की रकम हत्या के बाद देने वाला था। हत्या के बाद अमान ढाका लौट गया जहां वह शाहीन से मिला। अधिकारियों का कहना है कि अमान मोहम्मदपुर में अपनी बहन के घर छिपा था। उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अख्तरुज्मान शाहीन सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आ गई तो वह 18 मई को भारत से होते हुए नेपाल गया। वहाँ 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ। वह 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। अधिकारियों का कहना है कि सांसद अनाउरुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसों के बंटवारे से जुड़ा विवाद है। अख्तरुज्मान शाहीन गोल्ड स्मगलर है और कहा जा रहा है कि सांसद अनाउरुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे हैं। बता दें कि अनाउरुल 2014 और 18 और 24 में लगातार 3 बार झेंदेई एवं 4 निर्वाचन क्षेत्र से आवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए थे। बता दें कि बांग्लादेशी सांसद इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। वहां कोलकाता में अपने एक दोस्त के घर पहुंचे थे, लेकिन 13 मई की दोपहर यह कहकर निकले थे कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वह रात को खाना खाने के लिए वापस आ जाएंगे। इसके 6 दिन बाद विश्वास ने पुलिस में 18 मई को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। 2 कातिल 7 कत्ल, जानिए उस रात की खौफनाक कहानी जब शबनम बन गई थी शैतान। मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटों, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। 11 महीने के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी लाशें खून से सनी थी। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के कोने में दाढ़ मार मार कर रो रही थी। शबनम की फांसी की तारीख टलती नजर आ रही है। दरअसल शबनम ने रविवार को एक नई दया याचिका दायर की है। यह दया याचिका रामपुर जेल के जेलर को दे दिया गया है। जेलर ने इस याचिका को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। अब जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, फांसी की तारीख सामने नहीं आ सकती। अब बात करते हैं अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की, जहां 13 साल पहले शबनम और सलीम ने मिलकर 7 लोगों को खून किया था। यह केस 4 दिनों के भीतर सुलझा लिया गया था, मगर कैसे, जानिए इनसाइड स्टोरी। 14 अप्रैल 2008 की रात 1 बजे बावनखेड़ी गांव अमरोहा गांव में रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। एक बेटा MBA और दूसरा इंजीनियरिंग। घर की बड़ी बेटी शबनम इंग्लिश और भूगोल में AA पूरा कर बेहद पढ़ा लिखा परिवार था। लिहाजा पूरे गांव में शौकत और उनके परिवार की बहुत इज्जत थी। मगर उस रात शौकत ने एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया कि और बताया कि शौकत के घर में कोई हादसा हो गया है। पुलिस टीम शौकत के घर पहुंची तो लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शौकत के मकान में 4 अलग अलग कमरों में शौकत, उनकी बीवी, उनके 2 बेटे, एक बहू और 2 बच्चों की लाशें पड़ी थी। 11 महीने को बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी लाशें खून से सनी थी। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उस रात का ये मंजर इंस्पेक्टर RP गुप्ता ने अपनी आंखों से देखा था।
सुबह होते होते एक ही परिवार के 7 लोगों के कत्ल की ये कहानी बावनखेड़ी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। इतना गुस्सा था कि अगले दिन ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर आना पड़ा। यूपी पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। जल्द से जल्द इस केस को सुलझाने का हादसे की पहली गाज इलाके के थाना इंचार्ज पर गिरी। उनकी जगह मामले की तफ्तीश के लिए नए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को बावनखेड़ी बुलाना पड़ा। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। कत्ल से पहले परिवार को नशीली दवा देने की बात सामने आई थी। आरपी गुप्ता के मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब पूरे घर का कत्लेआम हो गया था तो अकेली शबनम कैसे बच गई। वो शबनम से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। पूरे घर का कत्ल हो चुका था, ऐसे में इकलौती बची सदस्य से कैसे पूछताछ हो। और तब शबनम की हालत ठीक नहीं थी। दबाव चौतरफा था, केस को सुलझाना ही था। लिहाजा इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने अपने मुखबिरों के जरिए तफ्तीश जारी रखी, ये सोचकर कि शबनम से सही वक्त पर पूछताछ कर लेंगे। इसी दौरान इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को एक मुखबिर से खबर दी गई। खबर ये कि सलीम को उठा लो, केस खुल जाएगा। इसी दौरान इंस्पेक्टर गुप्ता को पता चला कि 2 दिन पहले ही सलीम को पुलिस ने उठाया था। उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन फिर उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था। इसी बीच थोड़ा वक्त और बीता और इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम से पूछताछ का मौका मिला। इंस्पेक्टर गुप्ता ने 14 और 15 अप्रैल की रात की पूरी कहानी शबनम से पूछी। शबनम ने उस रात की जो कहानी बताई, ये वो थी कि वो रात को छत पर सो रही थी। छत के रास्ते कुछ चोर घर में दाखिल हुए, फिर वो जीने से नीचे पहुंचे और उसके बाद नीचे के ही रास्ते से बाहर निकल गए। फिर जब वो नीचे पहुंची तो उसने सबको मुर्दा पाया। इसके बाद वो चीखी शोर मचाया, जिसके बाद किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी और पुलिस को खबर कर दी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा झोल थे जिसने पहली बार शबनम को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। उस रात सच में बारिश नहीं हुई थी, ये शबनम का पहला झूठ था। अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो कुंडी अंदर से बंद कैसे थी, ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर चोर दीवार के रास्ते छत पर आए तो दीवार पर उसके कोई निशान नहीं थे, ये शबनम का तीसरा झूठ था। शबनम अब इंस्पेक्टर गुप्ता के रडार पर थी। लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई कि इंस्पेक्टर गुप्ता समेत सभी पुलिस वाले के हाथ पैर फूल गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती शबनम के हमदर्दी जताने उसके घर जा पहुंची और मुआवजे के तौर पर शबनम को 5 लाख रुपए की उक्त राशि देने की बात कह दी। इधर पुलिस के हिसाब से खुद शबनम ही कातिल थी। ऐसे में मुख्यमंत्री का मुआवजा देना अजीब सी स्थिति पैदा करने वाला था। अब इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मायावती के पीए से मौके पर ही बात की। इसके बाद पुलिस के कहने पर मायावती बिना पैसे दिए लखनऊ लौट गई। लेकिन अब इंस्पेक्टर गुप्ता के सामने चुनौती ये थी कि वो साबित करे कि शबनम ही कातिल है। इंस्पेक्टर गुप्ता ने तब तक लोगों से पूछताछ में ये पता लगा लिया था कि बावनखेड़ी गांव के ही रहने वाले सलीम और शबनम से अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल जाया करती थी। मुखबिर पहले ही सलीम के बारे में इशारा दे चुका था। 17 अप्रैल 2008 को यानी हादसे के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर गुप्ता ने सलीम को अपने पास बुलाया। वो इस कत्लेआम की जानकारी से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर गुप्ता को लेकर उसके मन में भी खौफ था। इंस्पेक्टर गुप्ता के पुलिसिया तरीका अपनाया और इसको अपनाते ही उन्हें इस केस में पहली कामयाबी मिली। सलीम टूट गया और फिर उसने पूरी कहानी उगल दी। उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो शबनम से प्यार करता था और तमाम बातें उसने पुलिस को बता दी। अब कहानी पुलिस के सामने थी कि लेकिन सबूत अब भी कोई हाथ नहीं था। सलीम ने ही पुलिस का पहला सबूत दिया। सबूत था कि कुल्हाड़ी जिससे 7 लोगों का कत्ल किया गया था, वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली।
अब कहानी, गवाह और सबूत तीनों पुलिस के पास थे। इसके बाद 18 अप्रैल को यानी सामूहिक दुष्कर्म हत्याकांड के चौथे दिन इंस्पेक्टर गुप्ता अपने टीम के साथ शबनम के घर पहुंचे। साथ में सलीम भी था। इस बार इंस्पेक्टर गुप्ता शबनम से पीड़ित के तौर पर नहीं बल्कि कातिल के तौर पर सवाल पूछ रहे थे। शबनम इनकार करती रही, लेकिन तभी सलीम को बताता है कि उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, इसलिए तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। तब पहली बार शबनम टूट जाती हैं। अब केस सुलझ चुका था। कत्ल की कहानी, कत्ल का मकसद और दोनों कातिल पुलिस के शिकंजे में थे। शबनम के खून से सने कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर चुकी थी। इसके साथ ही 2 ऐसे फोन भी बरामद हुए थे जो आगे चलकर इस केस में एक अहम सबूत बने। उन दोनों फोन पर वारदात के दिन 55 बार कॉल की गई थी। पूछताछ के दौरान शबनम और सलीम ने एक दहला देने वाला खुलासा भी 11 मई के भतीजे को दोबारा मारने का। जब सलीम सबका मर्डर करने के बाद चला गया तो शबनम का मासूम भतीजा रोने लगा। शबनम ने उससे कॉल किया। उसने कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा। फिर शबनम ने खुद ही उसका गला घोट दिया था। शबनम के 2 भाई की जान उस रात बच सकती थी, लेकिन शबनम की मोहब्बत में दोनों भाई भी मारे गए। दरअसल उस दिन दोनों भाई गांव में अपने अपने काम पर शहर लौट रहे थे, लेकिन शबनम उन्हें बीच रास्ते से वापस बुला लिया था। इंस्पेक्टर गुप्ता के मुताबिक पूछताछ के दौरान शबनम ने इस कत्लेआम की वजह बताई थी। दरअसल वह चाहती थी कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य न बचे और सारी संपत्ति भी उससे मिल जाए। 3 अगस्त 2010 में अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम की मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी। तब जज एस.एम. हुसैनी ने अपने ऑर्डर में ये भी लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी और कोई जांच नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर गुप्ता की बाकायदा तारीफ भी किया था। बाद में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। इसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सज़ा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके थे। शबनम पुनः विचार याचिका और दूसरे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन सलीम के पास अब भी कुछ रास्ते बचे हुए हैं। पुनः विचार याचिका उसने कुछ वक्त पहले ही दाखिल की है। यही वजह है कि फिलहाल सिर्फ शबनम की फांसी दिए जाने की बात हो रही है, सलीम को नहीं। सलीम इस वक्त इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है, जबकि शबनम रामपुर की जिला कारागार में। अब दोनों को ही आखिरी फैसले का इंतजार है और फैसला फांसी का और फांसी की तारीख की और इस कहानी के खत्म होने का। अवैध संबंध बनाते देखा तो मां ने बच्ची की कर दी हत्या। प्रेमी ने पति की हत्या करवाने की भी आया मामला सामने। प्रेम की परिभाषा को बदनाम करके बिहार में शादीशुदा महिला ने 2 अलग अलग मामलों में अपने रिश्ते का गला घोट दिया गया कि एक घटना ने सबको हैरान करके रख दिया, जब एक महिला ने अपने ही मासूम बच्चे की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। बच्चे के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपित मां और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हाजीपुर के एक मामले में पत्नी ने ही प्रेमी से अपने नाइट गार्ड पति की हत्या करवा दी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गया में मां के प्रेम में रोड़ा बनी एक बच्ची को मारकर फेंक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला मोहनपुर थाना क्षेत्र के बासुकुरा गांव का बताया जाता है। इस बारे में शुक्रवार को पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 2 दिन पहले गांव के रामजीत मांझी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी 7 वर्ष की बच्ची रिया कुमारी घर से गुम हो गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बासोकुरा जंगल से रिया का शव बरामद कर लिया। बाद में इस मामले का खुलासा हुआ। गया के एसएसपी ने कहा कि जानकारी मिली कि बासोकुरा गांव का सुदेश्वर पासवान का अवैध संबंध रामजीत मांझी की पत्नी 48 वर्षीय अनूप देवी के साथ था। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने
बताया कि वे लोग एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में थे। उसी दौरान रिया कुमारी ने उन दोनों को देख लिया था। इस मामले का खुलासा न हो जाए, इसी बात को लेकर दोनों रिया को बहला फुसला कर जंगल में ले गए और वहां उसकी गला घोटकर हत्या कर जूट के बोरे में शव को बांधकर जंगल में फेंक दिया। एसएसपी ने यह भी बताया कि दोनों लोग ने प्रेम प्रसंग में हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। इधर मोहनपुर थाना क्षेत्र में इस हरकत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं का दौर जारी है। हाजीपुर अंतर्गत राघोपुर के रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के एक विद्यालय में तैनात नाइट गार्ड की करीब एक माह पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से कट्टा, एक कारतूस, 5 मोबाइल और फोन बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। घटना का कारण कि मृतक की पत्नी का पकड़े गए एक बदमाश से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को एसपी रवि रंजन कुमार ने मीडिया को दी। एसपी रवि रंजन कुमार ने बताया कि बीते 7 दिसंबर की रात रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र के हाई स्कूल में तैनात नाइट गार्ड रुस्तमपुर गांव निवासी जितेंद्र राय की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम की गठित की गई थी। डीआईओ भी इसमें सहयोग कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी के प्रेम प्रसंग का पता चला। मृतक की पत्नी रेखा देवी का नेपाल के सतबरी जिला के अंतर्गत हनुमान नगर थाना टोपाचकला गांव निवासी महावीर साफी के पुत्र पांडव साफी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने पांडव साफी और रुस्तमपुर ओपी के हिम्मतपुर गांव निवासी राहुल कुमार तथा रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान इस घटना में मृतक की पत्नी की संलिप्त होने की बात सामने आई है। पकड़े गए पांडव के अनुसार जितेंद्र उन दोनों के प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहा था। इसके बाद उन लोगों ने जितेंद्र को रास्ते से हटाने की ठान ली। 7 दिसंबर की रात पांडव ने अपने 2 साथियों के सहयोग से हाई स्कूल में घुसकर जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 24 लाख का कर्ज भाई चुका नहीं पाया, हत्यारोपी अजीत ने कहा, इसलिए पूरे परिवार को मारा। दोस्तों, यह खबर सीतापुर की है। सीतापुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के पाल्हापुर गांव में 10 मई की रात भीभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 11 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के 6 सदस्यों की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस को घटनास्थल पर अनुराग, उनकी पत्नी प्रियंका, मां सावित्री और अनुराग के 3 बच्चों के शव मिले थे। उत्तर प्रदेश के सनसनीखेज सीतापुर हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है कि एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से की गई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दिल दहला देने वाली इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक अनुराग के भाई अजीत ने अंजाम दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्याओं को किस तरह अंजाम दिया उसका खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीत ने एक कर परिवार के 6 सदस्यों की बेरहमी से हत्या की थी। उसने पहले अपनी भाभी फिर मां को गोली मार दी थी। बाद में आरोपी ने अपने भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेरहम आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने अनुराग के 3 मासूम बच्चों को छत से नीचे फेंक कर और तड़पा कर मार डाला था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी अजीत ने बताया है कि उसके पिता वीरेंद्र सिंह का लगभग 1 वर्ष पहले निधन हो गया था। पिता पर किसान क्रेडिट कार्ड का 24 लाख रुपए का लोन था। पिता का कर्ज कौन चुकाएगा, इसको लेकर अजीत की अनुराग एवं उसकी पत्नी प्रियंका से कई बार विवाद भी हुआ था। अनुराग पढ़ा लिखा था लेकिन वह शराब की शौकीन था। इससे अजीत खुद को समाज में अपमानित महसूस करता था। 10 मई की शाम को अजीत अपने गांव पल्हापुर आया। यहां अपनी मां सावित्री सिंह एवं भाभी प्रियंका ने उससे बताया कि अनुराग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। इस बात पर अजीत को गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई और भाभी को मारने का प्लान बनाया।
रात को घर में खिड़की बनी अजीत उसमें 4 से 5 नशीली गोलियां डाल दी। वह सभी के खाना खाने के बाद सोने का इंतजार करने लगा। उसने पुलिस को बताया कि वह केवल भाई और भाभी को मारना चाहता था, बाकी परिवार के लोगों को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाना चाहता था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। अजीत ने आगे बताया कि घर के सभी सदस्य बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए किसी ने भी खिचड़ी नहीं खाई। यह देखकर अजीत अपने कमरे में सोने के बहाने चला गया। रात करीब 2 बजे उसने भाभी प्रियंका के कमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया। बिजली सप्लाई बंद होने से प्रियंका को गर्मी लगने लगी, जिसके चलते वह बाहर आई। प्रियंका के बाहर आते ही अजीत ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी माँ सावित्री ऊपर आई, उसने उनकी भी हत्या कर दी। अजीत अपने भाई अनुराग के कमरे में गया। उसने अनुराग को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रात में गोली की आवाज़ सुनकर अनुराग के तीनों बच्चे जाग गए। उन्होंने अजीत को हत्या करते हुए देख लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीत ने अनुराग की बड़ी लड़की अरुणा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और चिल्लाने लगी। बड़ी बहन को चिल्लाते देख दोनों छोटे भाई भी शोर मचाने लगे। यह देखकर अजीत तीनों को घर की छत से ले गया और वहां से फेंक दिया। जमीन पर गिरने से तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। नीचे आकर उसने अपनी पत्नी को फोन कर झूठी कहानी बताई। फिर आरोपी ने गांव के लोग को अनुराग के द्वारा पूरे परिवार की हत्या पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात फैलाई। शुरुआती पुलिस जांच में भी उसने यही बात दोहराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 8 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी अजीत को जेल भेज दिया गया है। 10 मई को हुए हत्याकांड की सूचना अनुराग के भाई अजीत ने पुलिस को दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका भाई अनुराग मानसिक रूप से बीमार था और शराब पीता था। जब घर वाले ने उससे शराब पीने की मना किया तो उसने पूरे परिवार को मारकर खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच में मामला संदिग्ध लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक यकीन में बदल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीत के सिर में 2 गोली लगने की बात सामने आई है। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार के आदेश पर डीआईजी तरुण गाबा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते इसकी जांच एसटीएफ एवं क्राइम ब्रांच को दे दी गई। पुलिस ने करीब 16 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। 6 दिन तक चली पुलिस पूछताछ में अजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।